नमस्कार दोस्तों, कहानियों के इस चैनल पर मैं शैली आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब तक हमने हिंदी साहित्य जगत के अनेकों महान रचनाकारों की रचनाओं को सुना और सराहा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए आज सुनते हैं हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक नरेंद्र कोहली जी की लिखी बेहद ही मर्मस्पर्शी कहानी नींद आने तक। वह अपनी व्याकुलता में इधर उधर टहलता रहा। अब तक कितनी ही बार वह अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देख चुका था। बीच बीच में उसने मेज पर पड़ी टाइम पीस पे भी समय देखा था, पर बेचैनी किसी भी प्रकार कम नहीं हुई थी। कितनी ही बार वह दरवाजे तक जा जाकर लौट आया था। कितनी ही बार उसने बाहर जाने का विचार छोड़ दिया था और जाकर सोफे पर बैठ गया था या दीवान पर लेट गया था, पर चैन उसे किसी भी तरह नहीं पड़ रहा था। अंत में उसने अपने कपड़े बदल डाले। वह पतलून कमीज पहनकर तैयार हो गया। बूट भी उसने पहन लिए थे। उन पर कपड़ा रगड़ते हुए वह सोच रहा था, अब तो जाना ही पड़ेगा। अब और प्रतीक्षा वह नहीं कर सकता था। सहसा उसे अपने पर्स का ध्यान आया। पर्स में कुल 4-5 रुपए ही थे। इतने में गुजारा नहीं चलेगा। हो सकता है उसे काफी दूर जाना पड़े। शीला के दफ्तर तक भी जाना पड़ सकता है। इस समय शायद और कोई सवारी ना मिले। टैक्सी ही लेनी पड़ेगी। वैसे भी किसी को खोजने जाने के लिए बस कोई अच्छा साधन नहीं है। उसने अलमारी खोलकर लॉकर में से 10-10 के 5 नोट निकाल लिए। हो सकता है सवारी के अतिरिक्त भी कहीं कुछ और खर्च करना पड़े। जाने क्यों उसके सामने किसी बड़े अस्पताल का ट्रीटमेंट रूम बार बार उभर आता था। वह बार बार अपने को बाजारों में रात के समय खुली रहने वाली केमिस्ट की दुकानों पर खड़ा पाता था। उसने अपना सिर झटक दिया। पता नहीं वह क्या क्या सोचता रहता है। उसने जल्दी जल्दी बाहर के दरवाजे पर लगाया जाने वाला ताला उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। पर दरवाजा बंद कर ताला लगाने से पहले वह जरा रुका। आखिर इस समय वह कहाँ जाएगा? रात के अंधेरे में सड़क पर नजर आने वाली प्रत्येक महिला आकृति को वह घूरता रहेगा और किसी को भी पहचान नहीं पाएगा। पता नहीं उसकी अपनी आंखों में कोई दोष आ गया है या चश्मे का नंबर बदल गया है, या फिर शायद सबके साथ यही होता है। वह दूर से किसी को भी नहीं पहचान सकता और कुछ समीप आते आते उसे हर आदमी वही लगता है जिसे वह खोज रहा होता है। पिछली बार इसी प्रकार उतावली में वह शीला को खोजने के लिए चल पड़ा था और उसके घर से निकलते ही वह आ गई थी। जब तक वह टैक्सी पर 15 रुपए खर्च कर भटक भटक कर वापस घर पहुंचा था, तब तक शीला उसकी प्रतीक्षा में बरामदे में खड़ी खड़ी हद दर्जा बोर हो चुकी थी। फिर दोनों में काफी लड़ाई हुई थी, कसकर। वह नाराज था कि शीला इतनी देर करके क्यों आती है कि वह परेशान हो उठता है, और शीला उसकी उतावली से तंग आ चुकी थी। आखिर वह सैर सपाटे को तो जाती नहीं, नौकरी ही तो है, देर तो हो ही जाती है। और जब कोई थक थका हार कर रात को घर लौटे और घर में ताला लगा पाए तो उसे लगा उसे कुछ देर और प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। शायद शीला थोड़ी देर में आ ही जाए। बड़ा शहर है और घटिया परिवहन व्यवस्था। देर हो ही जाए तो क्या बड़ी बात है। आखिर वह यही क्यों समझता है
कि कोई दुर्घटना शीला को घेर कर इसी प्रतीक्षा में बैठी होगी कि वह आए और उसे बचा ले। नहीं, उसे कुछ देर और प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। उसी और थोड़ी देर की प्रतीक्षा में उसने देखा कि कोई छाया सी इस स्क्वायर की ओर मुड़ी थी, जो काफी धीरे धीरे चल रही थी, थके से अंदाज में। यह कोई स्त्री ही थी, शायद शीला ही हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती जा रही थी, उसे विश्वास होता जा रहा था कि वह शीला ही है, और वह सचमुच शीला ही थी। उसकी छाती पर से एक बोझ हट गया। देर से ही सही शीला आ गई थी। देर का क्या है, कामकाजी आदमी को देर हो ही जाती है। उसे लगा उसे एक और धरातल पर भी राहत का अनुभव हो रहा है। अब उसे रात के इस अंधेरे में बाहर सड़कों पर बिखरी हुई अपरिचित आशंकाओं के चेहरे पर से चादर हटाकर उनकी आंखों में नहीं देखना होगा। वह एक बड़ी परेशानी से बच गया था। पर एक हल्की खींच। शीला यह क्यों नहीं सोचती कि वह उसके पीछे चिंतित हो जाता है, और शीला ने एक विचित्र सी दृष्टि ओढ़े आंखों से उसे देखा और बिना कुछ कहे या उसके पास रुके बरामदा पार कर कमरे में चली गई। ना वह अपनी मुसीबत सुनाने के लिए रुकी थी, ना कैफियत देने के लिए ही, और ना अपनी गलती मानते हुए डांट सुन लेने की मुद्रा में उसके पास चुपचाप खड़ी हो गई थी। उसकी नजर शीला के साथ साथ कमरे में चली गई थी और अब उसी के समान अनिश्चित सी ठहरी हुई थी। शीला ना कुछ कह रही थी, ना सुनने की मुद्रा में थी, और ना ही जाकर धड़ाम से सोफे पर गिर गई थी, जैसे कुछ ना हुआ हो। कुछ हुआ तो था, पर शायद वह अभी तय नहीं कर पाई थी कि किस रूप में उसे कहेगी। खींच की छुरी ने उसकी आवाज को छीलकर कुछ तेज कर दिया। तुम? हाँ, मैं आ गई हूं। शीला की आवाज किसी असाधारण धरातल पर से आ रही थी। इस धरातल पर से वह पहले कभी ऐसे नहीं बोली थी। फिर जैसे चिढ़ाती हुई बोली, मुझे देर हो गई है ना? उसकी खींच ने छिपकली के समान मुंह छिपा लिया। देर तो बहुत हो गई है, पर तुम मुझे खोजने नहीं गए? शीला का स्वर बहुत व्यंग्यात्मक था। वह लज्जित सा हो गया। शीला फिर उसकी भावुकता का मजाक उड़ा रही थी शायद, पर फिर उसने अपना बल इकट्ठा किया। यदि वह अपनी पत्नी के लिए इस प्रकार चिंतित हो ही जाता है तो क्या बुरा है, यह उसका स्वभाव है। इसके लिए शीला उसका मजाक नहीं उड़ा सकती। वह सहज होकर बोला, जाने की सोच ही रहा था। देखो, यह ताला और चाबी मैंने उठाए ही थे। देर होती रही और तुम सोचते रहे। शीला का स्वर और भी गहरा हो गया। उसने तमक कर शीला की ओर देखा। शीला भी सीधे उसी को देख रही थी और कमरे की रोशनी में उसके चेहरे और माथे पर की खरोंचें, चोट के नीले नीले दाग साफ साफ देखे जा सकते थे। वह सिहर गया। शीला के बाल भी बिखरे हुए थे और कपड़े भी। तो क्या शीला कहीं गलत आदमियों में घिर गई? नहीं, शायद। हाँ, उसे रोज मना करता था, चलती बस में, भीड़ में। तुम्हें क्या हुआ है? वह पूछ भर सका। और शीला ने जैसे अपने चेहरे की रेखाओं को ढील दे दी। अब तक शायद वह सोच रही थी कि वह उसका सामना कैसे करे। अब सामना हो गया था। तुम रोज सोचते थे ना कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। मैं रोज तुम्हें समझाती थी, पर आज हो गया ना। मैं पहले ही घबरा रहा था। वह उसके पास चला आया। चोट ज्यादा तो नहीं आई? कुछ लगा दूं? डिटॉल? उसका स्वर बहुत मुलायम हो गया था, जैसे घावों को सहलाना चाहता हो।
शीला ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह आगे बढ़कर सोफे पर बैठ गई। नहीं, डिटॉल वाली कोई चोट नहीं है। मैं बहुत थक गई हूँ। उसने निढाल होकर आंखें बंद कर ली और सोफे पर पूरी तरह से लेट गई। उसे लगा कि वे लोग अब आरंभिक दूरी तय कर ऐसे स्थान पर आ चुके हैं जहां वह उस घटना के विषय में पूछ सकता है और शीला बता सकती है। वह उसके पास आ गया। पर हुआ क्या? शीला वैसे ही आंखें बंद किए लेटी रही और धीरे से बोली, वही बस का चक्कर। उसकी दबी खींच उकस पड़ी। चलती बस में चढ़ने की कोशिश की थी ना, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है। शीला ने उसकी बात काट दी। नहीं, चलती बस में चढ़ी उतरी नहीं हूं। तुम्हारे समझाने को मैं समझ गई हूं। तुम्हारा समझाना खाली नहीं जाता। उसका स्वर कुछ इतना ठंडा और अपने आप में इतना पूर्ण था कि वह हतप्रभ हो गया, पर फिर किसी प्रकार स्वयं को संभाल कर बोला, फिर क्या हुआ? भीड़ में गिर पड़ी क्या? शीला के स्वर में पहली बार झुंझलाहट आई। नहीं भाई। और उसकी आवाज बाकायदा तीखी हो गई। तो फिर बताती क्यों नहीं? चोटें लगाकर आ गई हो और अब आकर चुपचाप लेट गई हो। कुछ बताती क्यों नहीं? पहले मैं इंतजार में मरता रहा, अब पूछता हूं तो कोई उत्तर नहीं मिलता। शीला की आंखें झटके से खुल गईं और वह उठकर बैठ गई, जैसे कोई बहुत तीखी बात कह देगी। पर सहसा ही उसका मन बदल गया। जितनी ही उग्र होकर वह उठी थी, उतनी ही शांत होकर सोफे में धसक गई। बताती हूँ, पहले एक गिलास पानी पिलाओ प्लीज। वह पानी लेने भीतर चला गया और शीला जैसे एक बार चैतन्य होकर उठ बैठी। उसने अपने पर्स में से कॉम्पैक्ट बॉक्स निकाला और उसके शीशे में अपने चेहरे को ध्यान से देखा, जैसे किसी व्यतीत घटना का निरीक्षण कर रही हो। फिर उसने खरोंचों और नीले निशानों पर उंगलियां फेरकर जैसे उनका अनुभव किया। वह पानी ले आया था। शीला ने कॉम्पैक्ट बॉक्स बंद किया और उसे पर्स में डाल पर्स भी बंद कर दिया। उसने पानी पिया और खाली गिलास सोफे के पास रखी तिपाई पर टिकाकर फिर लेट गई। उसने फिर से आंखें बंद कर ली थी। वह प्रतीक्षा करता रहा कि शायद शीला कुछ कहेगी, पर वह आंखें बंद किए बहुत ही शांत मुद्रा में लेटी हुई थी। फिर भी इतना आभास मिल जाता था कि उसके भीतर बहुत कुछ तेजी से घट रहा है। शायद घटनाओं की जुगाली, जैसे किसी पुरानी फिल्म की कोई रील चल रही हो। वह और प्रतीक्षा नहीं कर सका। बोला, तुम मुझे कुछ बताने वाली थी। शीला का ऊपरी होंठ उसका मजाक उड़ाता सा उठ गया। तुम आज इतनी देर से आने के लिए मुझे डांटोगे नहीं? भले घर की औरतें इतनी देर गए तक बाहर नहीं रहती। उसका मन रोने रोने को हो गया। शीला उसके प्रेम का मजाक उड़ा रही थी, पर वह रोया नहीं। उसे लगा इस समय वह एक लंबा भाषण देना चाहता है, हल्के अभिनय के साथ। तुम जानती हो, आदमी जिससे जितना अटैच होता है उसके लिए उतना ही आशंकित रहता है। तुम्हें देर होने लगती है तो मेरे मन में भयंकर कल्पनाएं जन्म लेने लगती हैं। मैं अपनी कल्पना में देखता हूँ कि तुम बस पकड़ने के लिए बीच सड़क में दौड़ रही हो और पीछे से कोई दूसरी बस, कोई ट्रक या कोई कार आकर तुम्हें टक्कर मार देती है। तुम बीच सड़क में खून से लथपथ पड़ी हो और कोई तुम्हारे पास भी नहीं आ रहा। या फिर तुम बस स्टॉप पर खड़ी हो, पर कोई बस ही नहीं आती। 10:30 बजते हैं, 11 बजते हैं, 11:30 बजते हैं और फिर तुम किसी मुसीबत में फंस जाती हो। पर उसने यह सब कुछ नहीं कहा।
केवल इतना ही कह पाया, तुम्हें देर होती है तो मैं बड़ी भयंकर भयंकर कल्पनाएं करने लगता हूं। कल्पनाएं करके तुम क्या करते हो? शीला ने बड़े भावशून्य स्वर में पूछा। वह भौचक सा शीला को देखता रह गया। क्या वह सचमुच जिज्ञासा कर रही थी या मात्र उसे धिक्कार रही है? उसे लगा शीला के मन में कहीं न कहीं यह बात है कि इस घटना के लिए वह जिम्मेदार है, और सचमुच वह जिम्मेदार है। वह शीला से नौकरी ना करवाता, पर नौकरी तो शीला शादी से पहले ही कर रही है। वह फिर अपनी मुद्रा में लौट आया। अब अपनी कल्पनाओं में बहुत कुछ देखता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, उद्विग्न होकर टहलता हूँ, बाहर के दरवाजे पर खड़ा प्रतीक्षा करता रहता हूँ, पर जानता हूँ कि यह सब यथार्थ नहीं है, मेरी आशंकाएं ही हैं, इसलिए कुछ करता नहीं हूँ। शीला फिर एक बार उठकर सोफे पर बैठ गई। उसने अपने चेहरे पर का पहला भाव जैसे धो डाला था। दूसरा भाव अब वहां कोई नहीं था। भाव शून्य चेहरा। बड़े तटस्थ स्वर में बोली, मैं 10 बजे अपनी ड्यूटी समाप्त कर निकली। 10:15 तक मैं बस स्टॉप पर पहुंच चुकी थी। 10:20 हुए, 10:25 हुए, 10:30 हो गए, पर मेरी बस नहीं आई। इसका मतलब यह था कि आखिरी बस या तो समय से पूर्व ही निकल गई थी या फिर मिस थी। मुझे कोई दूसरी बस पकड़नी चाहिए थी, पर इधर आने वाली कोई दूसरी बस भी नहीं मिल रही थी। मैं खड़ी रही थी। स्कूटर या टैक्सी लेकर रात को अकेली आने का साहस मैं नहीं कर पा रही थी। शीला ने क्षण भर रुककर उसके चेहरे को पढ़ने का प्रयत्न किया और फिर बोली, 11:15 के करीब एक बस आई। मैंने हाथ उठा दिया। बस रुक गई। उस पर आगे कोई बोर्ड नहीं लगा था। मैं नहीं जानती थी वह कहाँ जा रही है। डिपो जा रही होगी। उसने सिगरेट सुलगाया और सुनने की मुद्रा में बैठ गया। शीला ने उसे पहला कश लेने का समय दिया और फिर बोली, हाँ, कंडक्टर ने बताया कि बस डिपो जा रही है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिंग रोड पर उतार देना। बस में और कोई नहीं था? उसने सशंक होकर पूछा। नहीं, 2 व्यक्ति और भी थे, शीला ने कहा। फिर भी तुमने बड़ी हिम्मत की। वह आश्वस्त हो गया। उसने सिगरेट का दूसरा कश ले लिया था। हाँ, वह बोली, पर वे दोनों व्यक्ति भी अगले ही स्टॉप पर उतर गए। जब वे दोनों आदमी उतर गए और बस फिर चली तो कंडक्टर ड्राइवर के पास जाकर कुछ फुसफुसाया। मुझे तभी शक पड़ा कि वे लोग कुछ शरारत करेंगे। मुझे लगा कि मुझे इस प्रकार खाली बस में नहीं बैठना चाहिए था। उसकी पीठ ने कुर्सी की टेक छोड़ दी। वह तना हुआ, आगे की ओर झुका। उन्होंने शरारत की क्या? शीला का चेहरा कुछ क्षुब्ध सा हो गया। मुझे देखकर तुम्हें क्या लगता है? वह जैसे उबल पड़ा। मैं तो जानता हूं कि वो लोग अकेली औरत को पाकर छेड़छाड़ जरूर करते हैं। हमारे देश का तो चरित्र ही इतना गिर गया है कि क्या कहें। कोई साला विश्वास योग्य ही नहीं रहा। उसने स्वयं को नियंत्रित कर स्वर बदला। फिर क्या हुआ? ड्राइवर ने बस के भीतर की बत्तियां बुझा दी। वह बोली, तुमने मना नहीं किया? उसका स्वर काफी उत्तेजित था। नहीं, शीला ने फिर उसी प्रकार भावशून्य स्वर में कहा। मैं बहुत डर गई थी। मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वैसे भी मैं उनसे लड़कर उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहती थी। मैं मन ही मन भगवान से बोली कि यदि मैं ठीक ठाक घर पहुंच जाऊं तो कल ही मैं ₹1.25 का प्रसाद कनॉट प्लेस वाले हनुमान मंदिर में चढ़ाऊंगी। उसने विद्रूप सी मुद्रा बनाई। तो इसका मतलब है
कल 1.25 का प्रसाद भी चढ़ाना पड़ेगा और कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर भी जाना पड़ेगा। शीला का सारा आक्रोश जैसे उसके चेहरे पर घनीभूत हो गया। तुम्हें मैं ठीक ठाक घर पहुंच गई लगती हूँ। वह एकदम झेप गया। शीला का आक्रोश एकदम सही था। वह एक झेपू सी हंसी हंसकर रह गया। शीला फिर उस घटना की ओर लौट गई, सहसा ही जैसे वह उस घटना से असंपृक्त सी हो गई थी। उसके मन में न तो ग्लानि थी न आक्रोश। वह तटस्थ हो गई थी, जैसे घटना उसके साथ नहीं किसी और के साथ घटी हो। उसका संबंध जैसे सुनाने तक का ही हो। वह घटना को पूरी सूक्ष्मता और विस्तार के साथ सुनाने को उत्सुक थी। जैसे जैसे घटना वह सुनाएगी वैसे वैसे ही घटना का विस्तार उसके भीतर से निकलकर बाहर संसार में खो जाएगा। ड्राइवर ने बत्तियां बुझा दी तो कंडक्टर प्यार किया तो डरना क्या गुनगुनाता हुआ पीछे की ओर लौटा और आकर मेरे साथ बैठ गया। मुझे उसकी बदतमीजी पर बहुत क्रोध आया और उस क्रोध में भय न जाने कहाँ छिप गया। मैं तमक कर बोली, सारी बस खाली पड़ी है, आप कहीं और क्यों नहीं बैठते? उसकी नसों में एक सनसनी सी दौड़ गई। घुटी सी आवाज में बोला, वह उठ गया क्या? शीला का स्वर अब भी गोल था। नहीं, उठा कहाँ। उसने मेरी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, उल्टे मेरे और पास सरक आया, बल्कि एकदम सट कर बोला, मेरी जान, इतनी नाराजगी भी क्या? वह उत्तेजना में उठकर खड़ा हो गया। उसने झटके से सिगरेट फेंककर बूट से कुचल दी। अच्छा, तुमने उस बस का नंबर नोट किया है? शीला पर उसकी उत्तेजना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने जैसे बहलाते हुए कहा, हाँ, नंबर तो मेरे पास है, पर सुनो अभी। मैं समझ गई कि आज कुछ न कुछ होगा। मैंने कंडक्टर को जोर का धक्का दिया। वह सावधान नहीं था, सीट से नीचे गिर पड़ा। मैं जोर से चीख कर बोली, ड्राइवर, गाड़ी रोको। वह जड़ सा उसकी ओर देखता रहा और शीला कहानी सुनाने के अंदाज में बोलती गई। उसने बस नहीं रोकी, उल्टे और तेज कर दी। सड़कें खाली थीं, बाहर कोई भी नहीं था। बस में मैं अकेली थी। बस की बत्तियां बुझी हुई थी और बस सड़क पर तेजी से भागी जा रही थी। फिर तुम छूटी कैसे? उसने धीरे से हलक में अटकी थूक निगलकर पूछा। फिर कंडक्टर उठा और एकदम मुझ पर झपट पड़ा। मैंने अपना सैंडल उतार लिया। पहनकर भी आज स्टील हील वाला गई थी। चांस की बात है। खूब पीटा उसे। उसके चेहरे पर काले नीले दाग पड़ गए। उसके सिर से खून निकल आया। अच्छा किया तुमने। वह तनावपूर्ण हंसी हंसा। मैं होता तो और पीटता। शीला ने उसकी ओर देखा। वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई वयस्क शेखी मारते हुए बच्चे को देखता है। हाँ, मैंने भी सोचा था कि तुम होते तो और पीटते, पर उन्होंने मुझे इतना अवसर नहीं दिया कि मैं तुम्हें घर से बुलाकर ले जाती। मुझसे जितना हुआ मैंने उसे पीटा। उसने फिर सिगरेट जलाई। बोला, अच्छा किया, अच्छा किया। मैं उसे पीटती गई, पर उसने मुझे छोड़ा नहीं। फिर उसने मेरे ब्लाउज में हाथ डाल उसे खींचा। टिच बटन थे, एक ही झटके में सारे खुल गए। क्या? उसके रोंगटे खड़े हो गए। लाओ, मुझे बस का नंबर दो, मैं अभी कुछ करता हूँ। हॉरिबल, इस देश में कोई कैसे रहेगा? यहाँ किसी माँ बहन की इज्जत सुरक्षित नहीं है। शीला ने उसकी चिंता नहीं की। वह जैसे बोलती जा रही थी, जैसे सब कुछ बताकर ही चुप होगी। तब तक ड्राइवर ने एकांत देखकर बस एक जगह खड़ी कर दी। फिर वह भी आ गया। दोनों ने मेरा मुंह एक कपड़े से बांधकर बंद कर दिया। मेरे हाथ भी बांध दिए।
उत्तेजना के मारे उसका गला रुंध गया था, आंखों में पानी आ गया था और शीला अब भी शांत बैठी थी, जैसे अपने साथ घटी घटना न सुना रही हो, कोई कहानी सुना रही हो। फिर भी तुम बच कैसे गई? अंत में उसने फंसे गले से पूछा। बची कैसे? शीला एक विचित्र सी हंसी हंसी। बची कहाँ? और वह हंसते हंसते रो पड़ी। पहली बार उसे लगा कि यह सब उसी के साथ घटा है और जो कुछ घटा है वह उसे बहुत गहरे कहीं काट गया है। उन दोनों ने बारी बारी, उसने अपने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। वह सिसकियां ले लेकर रो रही थी। वह हतप्रभ मूढ़ सा खड़ा रह गया, जैसे सब कुछ सुन्न हो चुका हो। और फिर धीरे धीरे जड़ता की चादर के नीचे से कुछ भाव उदित हुए। उसके मन में आक्रोश था, पर उसके साथ साथ एक भय भी था। उसने काफी देर के पश्चात पहचाना कि इस सारी घटना को सुनकर वह केवल भयभीत हुआ था और जो आक्रोश था वह भी शीला के प्रति ही था। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? तुमने उनका विरोध क्यों नहीं किया? उसने काफी चीख कर ही कहा। शीला रोते रोते सहसा चुप हो गई। उसकी आंखों में अब वेदना नहीं थी। उसे लगा कि इस बात की आशंका उसे कहीं पहले से ही थी। उसके मन ने स्वीकार नहीं किया था, पर उसकी चेतना को शायद मालूम था कि उसका पति कदाचित, शायद उसे अपने पति से लड़ना पड़े अपनी ईमानदारी जताने के लिए। वह खींच कर बोली, जो कुछ मैंने तुम्हें बताया उसमें किस बात से तुम्हें लगा कि मैंने उनका विरोध नहीं किया? पर शीला की बात से उसका क्रोध कम नहीं हुआ। जब तक ड्राइवर नहीं आया था, कंडक्टर अकेला था, तुम बस से कूद क्यों नहीं पड़ी? शीला की आंखें आश्चर्य से कुछ फैल गईं। तुम्हारा मतलब है मैं पूरी स्पीड से भागती हुई बस में से कूद पड़ती? तुम तो कहते थे कि चलती बस में उतरा चढ़ा मत करो। तुम शायद अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि बस कितनी तेजी से जा रही थी। यदि मैं कूद पड़ती तो अवश्य ही मर जाती। मुझे कोई ताकत नहीं बचा सकती थी। उसने शीला को घूर कर देखा। क्या तुम्हारा मर जाना अधिक श्रेयस्कर नहीं था? तुम मुझे किस मुंह से बताने आई हो कि तुम्हें दो पुरुषों ने, यदि तुम पहले ना मरी तो बाद में मर जाना चाहिए था। शीला को लगा उसकी चेतना का कोई अंश इन सारी बातों, आरोपों और झगड़ों के लिए पहले से तैयार था। वह सहसा ही एकदम नाराज हो गई। बकवास बंद करो। तुम मुझे यह सब कहने वाले कौन होते हो? कल तुम्हें दो आदमी कहीं घेर कर पीट जाएं, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ जाएं, तुम्हारी एक आंख निकाल कर ले जाएं या तुम्हारी नाक काट कर ले जाएं, तुम्हें ये सारी बातें कहूंगी जो तुम मुझे कह रहे हो। बड़ी मर्दानगी है। अपनी स्त्री के सम्मान का इतना ख्याल है तो जाओ उन लोगों का सिर उतार कर ले आओ। वह कांप गया। शीला क्या कह रही है? वह किसी का सर उतार सकता है क्या? उसे खून देखकर दहशत होने लगती है। तभी तो उसने मांस खाना भी छोड़ दिया है। कैसी उबकाई सी आने लगती है। यह कैसे हो सकता है? अब कोई राज? वह स्वयं ही ठहर गया। हाँ, अब राजपूती युग नहीं है कि वह किसी का सिर उतार ले। तो फिर वह शीला को ही मरने की सलाह क्यों दे रहा है? मैं पुलिस में रिपोर्ट जरूर कर सकता हूँ। लाओ बस का नंबर दो। शीला का स्वर फिर से व्यंग्यात्मक हो गया था। पुलिस में जाकर क्या रिपोर्ट करोगे? दो पुरुषों ने। वह तमक कर मुड़ा। मैं यह बात कैसे कह सकता हूँ? शीला का स्वर और भी गहरा हो गया। तो और क्या कहोगे? यह कि दो लोगों ने मेरी पत्नी से छेड़छाड़ की है। स्वयं इतनी सी बात नहीं कह सकते और मुझे मारना चाहते हो। तुम्हें मारना कौन चाहता है? वह स्वतः चालित ढंग से कह गया। पर यह अपमानित जीवन, इसमें अपमानित जीवन क्या है? शीला बोली। मैंने अपनी इच्छा से यह सब होने दिया होता
तो तुम मेरे चरित्र को बुरा कह सकते थे, पर जिन परिस्थितियों में यह सब हुआ उससे मेरे चरित्र पर तुम कोई लांछन नहीं लगा सकते। फिर चरित्रवती होकर भी मैं क्यों मरूं? नहीं मरती, ऐसे ही जी लेंगे, न तुम किसी को बताओ न मैं किसी को बताऊं। उसे पता ही नहीं चला वह कब इतना दीन हो गया था। आंसू उसके गालों तक बह आए थे। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक न रहा। मैं किसी को कैसे मुंह दिखाऊंगा? शीला ने उसे घूरा, फिर जैसे डांट कर बोली, क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो रेप नहीं हुए। जो मेरे साथ हुआ वह मेरे साथ है। तुम्हारे मुंह को उससे क्या हो गया? इस डांट से वह नाराज हो गया। उसका क्रोध फिर से लौट आया था। दांत पीसकर बोला, चुप रहो तुम। तुम्हारे स्थान पर कोई और स्त्री होती तो उसने अब तक सिर पटक पटक कर प्राण दे दिए होते, और तुम मजाक कर रही हो। देखो, जो कुछ मेरे साथ हुआ उससे मैं खुश नहीं हूं, वह ठंडे स्वर में बोली, पर उसमें मेरा रत्ती भर भी दोष नहीं, इसलिए मेरे भीतर ग्लानि नहीं है। इतनी सी बात के लिए मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरने से इनकार करती हूं। अब रही तुम्हारी बात, तुम चाहो तो उन लोगों को खोजकर उनकी हत्या कर दो, ना हो सके तो पुलिस में रिपोर्ट कर दो, यह भी ना हो सके तो मुझसे अलग हो जाओ। मार्ग निर्देशक के लिए तुम्हारी आवश्यकता नहीं है मुझे। वह अपनी दीनता से उबर आया था। शीला से यह शिकायत उसे बहुत पहले से थी। वह कभी भी अपना दोष नहीं मानती थी और उल्टे उसे निर्देश दिया करती थी। तुम समझती हो कि इतना कुछ होने पर भी हम पति पत्नी रूप में रहेंगे? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लोग मेरी ओर उंगली उठाकर कहेंगे, यह वह व्यक्ति है जिसकी पत्नी को एक कंडक्टर और ड्राइवर ने रेप किया था। मेरा तुमसे संबंध तभी से टूट गया जब तुमने मुझे यह बात बताई। अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। शीला ने उसे देखा। वह सचमुच बहुत नाराज था। शायद वह उतने क्रोध में था कि उसे धक्के मारकर घर से निकाल सकता था। उसके मन में शायद उन दो पुरुषों के विरुद्ध कुछ भी नहीं था। सारी शिकायतें शीला के विरुद्ध ही घिर आई थी। शीला के जी में आया कि वह हंस पड़े, पर वह हंसी नहीं। बड़े शांत स्वर में बोली, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी, पर मैं तुमको इतना कंसेशन दे सकती हूँ कि अपना सामान यदि तुम अभी न ले जा सको तो सवेरे उठवा कर ले जाना। तुम्हें शायद याद हो कि यह क्वार्टर मेरे नाम है। वह एकदम चौंक पड़ा। सारी बातें यह मोड़ ले लेंगी यह उसने सोचा ही नहीं था। क्वार्टर की बात की ओर भी उसका ध्यान नहीं गया था। उसने यह बात पहले सोच ली होती तो अच्छा था। क्वार्टर शीला का था, वह यहीं रहेगी। घर की अधिकांश चीजें भी वहीं रहेंगी। वह बहुत करेगा तो अपने उपयोग की सारी चीजें ले जाएगा, पर कहाँ? सड़क पर, प्लेटफॉर्म पर? इतने महंगे शहर में अपना सारा वेतन देकर कहीं 2 कोठरियां किराए पर लेने का मूर्खतापूर्ण साहस वह नहीं कर सकता। वह सरकारी नौकरी में भी नहीं है कि सरकारी क्वार्टर की बात सोचता। तो फिर कहाँ? किसी होटल में, किसी मित्र के घर? पर कब तक? वह कुछ नहीं बोला। जोर जोर से सांस लेता हुआ वह टहलता रहा, कमरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक। थोड़ी ही देर में उसके सांस की आवाज और पैरों की चटक मंद पड़ गई। उसके जी में आ रहा था वह एक बार हंस पड़े और कहे, छोड़ो इन फालतू बातों को, चलो सो रहे। पर उसके भीतर के किसी अकड़ाव ने उसे हंसने नहीं दिया। वह टहलते टहलते शीला के सामने जाकर रुक गया। मैं कल सवेरे अपना सामान लेकर चला जाऊंगा। उसके नथुने कुछ और अधिक फैल गए। तुम कान खोलकर सुन लो,
तुम मुझे इस प्रकार ब्लैकमेल नहीं कर सकती। इस तरह तो कल मैं फ्लश खराब होने की रिपोर्ट लिखाने नहीं जाऊंगा या दाल के डिब्बे में घुसा हुआ चूहा मार सकूंगा। तुम ब्लैकमेल करोगी? तुम्हारे किसी और पुरुष से संबंध हो जाएंगे तो भी तुम ब्लैकमेल करोगी। शीला को लगा कि उसके भीतर जैसे चटककर दो भागों में बंट गया है। एक भाग जैसे अपने पति को मना लेना चाहता है। वह जानती है कि उसके पति का भीतर भी उसी के समान चटक चुका है और उसका भी एक ही भाग लड़ रहा है, ऊपरी तौर से ही, और वह भी इसलिए कि उसे मना लिया जाए। सहसा वह रो पड़ी। मैं कितनी दुखी हूँ। यदि आज हम समझौता भी कर लें तो क्या? कल हमारे बच्चे होंगे। उन्हें जब पता चलेगा कि उनकी माँ के साथ क्या हुआ तो क्या वे लोग आत्महत्याएं नहीं करेंगे? हे भगवान, मेरे कारण मेरे पति और मेरे बच्चे। उसका अकड़ाव कहाँ से पिघल गया। पहली बार शीला ने दोष अपने सर लिया था। पहली बार वह दीन हुई थी। उसने देखा वह अब भी सिर झुकाए रोती जा रही थी। वह उसके पास चला आया, सांत्वना देता हुआ सा बोला, अब सो जाओ। तुम भारत की महान नारी हो। रात बहुत हो गई है। तुमसे लोग प्रेरणा लेंगे। कैसे एक निहत्थी स्त्री ने दो नर पशुओं से लड़ाई की। पर फिर भी तुम सो जाओ। दिन भर की तुम थकी हुई हो। कल भी तो काम पर जाना है। शीला ने सिर उठाया और आंसू पोंछ लिए। सो जाती हूँ, पर तुम सवेरे अपना सामान लेकर तो नहीं जा रहे ना? उसे फिर देखेंगे। तुम सो जाओ, वह बोला। जरा शीशे में देखो तो तुम्हें पता चले तुम्हारा चेहरा कितना कुम्हला गया है। शीला ने हल्के से मुस्कुराने का प्रयत्न किया और ठुमक कर बोली, नहीं, पहले तुम कहो कि कल सवेरे तुम नहीं जा रहे हो। नहीं तो मुझे यह सोच सोचकर नींद नहीं आएगी कि कल से इस क्वार्टर में मुझ अकेली को रहना है। हाँ, तुम डरती बहुत हो। उसने शीला की बात मान ली। अच्छा, नहीं जाऊंगा। वैसे भी तुम्हें अकेली को बहुत परेशानियां होगी। तुम अकेली मुकदमा कैसे लड़ोगी? शीला ने फिर उसे देखा। वह अभी तक मुकदमे की बात कर रहा है। ऐंठ की कोई गांठ अभी बाकी है शायद। अच्छा, सो जाएं अब, उसने कहा। हाँ चलो, सो जाएं, मुझे नींद आ रही है, उसने कहा और चुपचाप अपने पलंग पर जा लेटा। दोस्तों, जमाना आज हो या कुछ वर्ष पुराना, शहर हो या गांव, देश हो या विदेश, अगर सहज होकर, ध्यान देकर उसे नियंत्रित करने का प्रयास ना किया जाए तो पुरुष का स्वाभाविक तथाकथित पुरुषोचित स्वाभिमान नारी के सम्मान के समक्ष आ ही जाता है। आज की कहानी में भी नायक नारी की तत्कालीन मानसिक और शारीरिक स्थिति से ज्यादा समाज में और स्वयं अपनी नजरों में आहत स्वयं के सम्मान के लिए अधिक चिंतित था। लेकिन नारी के समर्पण भाव के अणुमात्र अंश ने ही पुरुष के अभिमान को आगे की सामाजिक लड़ाई को मिलकर लड़ने के भाव के साथ कुछ कम तो कर ही दिया। इसी के साथ आज चलती हूँ, फिर मिलूंगी ऐसी और बहुत सी गहरी दिल को छू जाने वाली कहानियों के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। कहानी और प्रस्तुतिकरण पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।